प्यारे दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। तो देखो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का लेसन नंबर 3। तो देखिएगा इसका नाम क्या है प्यारे दोस्तों, तो इसका नाम है आर्द्रता एवं मेघ। यानी कि इस चैप्टर में हमें किसके बारे में पढ़ना है, तो पहली चीज तो हम लोग आर्द्रता के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा हमें मेघ के बारे में पढ़ना है। मेघ यानी क्या होता है, बादल होता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ना बरसात के टाइम पे या फिर ऐसे भी अगर आप देखेंगे ऊपर आकाश में तो आपको बादल दिखाई देंगे, ऐसे जैसे धुआं होता है ना वैसे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये मेघों के बारे में हम पढ़ेंगे कि मेघ कैसे बनते हैं, इनके कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर जानेंगे। और उसके बाद ये आर्द्रता भी हम पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप्स की जो आर्द्रता होती है। ठीक है, जैसे कि सापेक्ष होती है, निरपेक्ष होती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अभी आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा, जैसे मेघ का मतलब तो आपने बता दिया कि बादल होता है, लेकिन ये आर्द्रता का मीनिंग क्या होता है बताना जरा। तो आर्द्रता क्या होता है ना स्टूडेंट, अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो आपके इस चैप्टर में बताया गया है आर्द्रता के बारे में, लेकिन फिर भी आओ मैं जरा आप लोगों को बता देती हूँ कि आर्द्रता क्या होती है। तो देखो वायु में वाष्प, वाष्प आप जानते हो ना, यानी जो भाप होता है उसकी बात की जा रही है। तो वायु में वाष्प की मात्रा वायु की आर्द्रता कहलाती है। यानी कि जो आपका हवा है, जो आपकी वायु है, उसमें ये जो वाष्प की मात्रा है ना, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, आर्द्रता के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर हवा है, ठीक है, अब हर हवा में क्या होती है, वाष्प होती है। ठीक है, तो हवा में कहीं पे वाष्प ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, बराबर। तो यही हमारा क्या है प्यारे दोस्तों, आर्द्रता है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो एक बात बताऊं, ये लेसन थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए मैंने क्या सोचा है कि इसको आपको दो पार्ट में सिखाया जाए। जैसे कि ये जो लेक्चर नंबर 1 है इसमें हम देखेंगे बस आर्द्रता का कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद जो हमारा अगला वीडियो होगा ना उसमें हम जानेंगे हमारे मेघों के बारे में। ठीक है, मेघ के जो अलग अलग प्रकार होते हैं, मेघ कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो 2 वीडियो आएंगे इस चैप्टर के लिए। तो चलो अभी शुरू करें। अच्छा, यहाँ पे ना सबसे पहले कुछ बातचीत दी गई है, जरा इसको पढ़े। अब देखो ये आंटी जी क्या कहती है, ये अंकल जी पहले कह रहे हैं कि अभी बहुत धूप है, हवा भी नहीं है, मुझे अंदर आने की संभावना लग रही है, जल्दी करके अंदर चलते हैं। ये देखो ये आंटी जी से कह रहे हैं, देख रहे हैं आप सभी लोग, देखो ये चाची जी से कह रहे हैं अरे अभी तो कितनी धूप है, हवा भी है, हवा भी नहीं है, लगता है अभी अंदर आने वाला है, यानी कि तूफान आने वाला है, चलो चलो हम लोग घर के अंदर चलते हैं। तो आंटी जी क्या कहती है, हाँ हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, चलिए जल्दी। तो ये लोग अभी घर के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखना जरा, यहाँ पे देखो ये तो राजस्थान का इलाका लग रहा है आपको, देखो ना पहनावे से भी पता चल रहा है, इधर ऊंट भी है और इधर देखो रेगिस्तान दिख रहा है, मतलब ये राजस्थान है। और हम देखते हैं ना कि राजस्थान में काफी गर्मी होती है, तो वहां पे जनरली लोग ऐसे ही बातें करते होंगे, क्योंकि गर्मी वाले स्थानों में तो गर्मी वाले ही बातें करेंगे। ठीक है, और ये देखो आपको शहर मुंबई जैसा लग रहा होगा थोड़ा बहुत, देखो यहाँ पे बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग मुंबई जैसे शहर में ही होते हैं। अब इनकी क्या बातें चल रही है, तो ये अंकल जी कहते हैं अरे बाप रे बड़ी गर्मी है। तो ये कहते हैं अरे हाँ सोहम, मैं तो पसीने से तरबतर हो रहा हूँ, देख रहे हो दोनों जन को कितने पसीने हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर भी गर्मी है। ठीक है, अब इधर जरा देख लो, ये देखो ये आपको जम्मू कश्मीर जैसा लग रहा होगा, लद्दाख का एरिया। अब ये आंटी जी क्या कहती है, यहाँ पे ठंडी है ना, तो देखो यहाँ के लोगों ने कैसे कपड़े पहने हैं, तो ऊनी वाले देखो कपड़े वो लेकर के आई है, बच्चों यहाँ आओ जल्दी से स्वेटर पहनो और फिर खेलो। तो बच्चे कहते हैं हाँ माँ रुको ना, मुझे खेलने दो। तो माँ इन लोगों को स्वेटर क्यों पहना रही है बताना जरा। अगर मान लीजिए गर्मी का दिन है और गर्मी के दिन में आपको मम्मी बुलाती है क्या बेटा आ जाए स्वेटर पहन ले, नहीं गर्मी के दिन में ऐसा नहीं कहती, लेकिन ठंडी के दिन में अगर आप ऐसे ही खेलने चले जाओगे तो मम्मी आपको बुला बुला के स्वेटर पहनाएंगी, बेटा स्वेटर पहन के जा, पहन ले स्वेटर पहन ले, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे वो ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि इधर है ठंडी और इधर भाई बहुत गर्मी है, इधर भी गर्मी है, इसीलिए ये लोग ऐसी यहाँ पे बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए जरा हम इसका जो भौगोलिक स्पष्टीकरण है इसको समझ लेते हैं। तो सामान्यतः क्या होता है कि जो मौसम की स्थिति का वर्णन करने वाले वाक्यों का हम उपयोग करते हैं जनरली, है ना। जब कभी गर्मी रहता है हम कहते हैं अरे बाप रे आज तो बड़ी गर्मी है, कभी ठंडी रहती है हे भगवान कितनी ठंडी है, ऐसे करके हम लोग बात करते हैं ना मौसम के बारे में। ठीक है, वायु में स्थित नमी और शुष्कता हम साल भर अनुभव करते रहते हैं, बिल्कुल सही है, कभी ठंडी लगती है कभी गर्मी लगता है। गर्मी के दिनों में देखिएगा लू चलने लगती है और लू बड़ी भयंकर होती है, जिसको लू लग जाता है भैया बीमार होकर खटिया पे पड़ जाता है। ठीक है, रेगिस्तान शुष्क प्रदेश, तटीय प्रदेश एवं पर्वतीय प्रदेशों में वातावरण की स्थिति में होने वाले परिवर्तन चित्र के संवादों से परिलक्षित होते हैं, है ना। हमने जो ऊपर वो चित्र देखा और उसमें जो बातें चल रही थी उससे हमें समझ में आया कि कहाँ पे ठंडी पड़ रही है, कहाँ पे गर्मी पड़ रही है। जैसे कि हमने राजस्थान में देखा, वो रेगिस्तानी इलाका है, शुष्क प्रदेश है, वहां पे ज्यादा बारिश वगैरह कुछ होता नहीं है।
ठीक है। तटीय प्रदेश, जैसे ये जो यहाँ पे मुंबई जैसा इलाका जो है ये तटीय प्रदेश हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि मुंबई के सटे हुए ही क्या है, समुद्र है। इसीलिए तो यहाँ का जो टेम्परेचर है ना वो कैसा रहता है, मॉडरेट, यानी बीच में ही रहता है, ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंडी होती है। ठीक है, तो यहाँ का मॉडरेट रहता है। फिर पर्वतीय प्रदेश हमने देखे, जहाँ पे वो देखा था ना लद्दाख जैसा। तो देखिएगा, राजस्थान शुष्क एवं गर्म मौसम वाले क्षेत्र में आता है। ऐसे वातावरण में वाष्प बहुत कम होता है, क्योंकि ये क्या है, ये देखो शुष्क है, सूखा है, और एक तो गर्म मौसम है ना, इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पर वातावरण में वाष्प जो है, यानी जो भाप है वो बहुत कम होता है। और वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, सूती एवं ढीले कपड़े पहनते हैं, जैसे कि आप लोगों ने इस अंकल जी को देखा भी है ना। देखो इन लोगों ने सूती कपड़े पहने हैं, क्योंकि गर्मी हो रही है। अब गर्मी हो रही है तो भैया अगर स्वेटर पहन के बैठ जाएंगे तब तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए ये लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं। अच्छा ठीक है, और बताओ, और ये भी सुन लो कि मुंबई जैसा जो इलाका है, मुंबई गर्म एवं नम वातावरण में आता है ना, और यहाँ की हवा में वाष्प अधिक होता है। और यदि साथ ही आकाश में काले काले मेघ आ जाए तो वातावरण में उमस और बढ़ जाती है ना। मुंबई में जो लोग भी रहते होंगे उनको पता होगा कि यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा हवा होता है ना, वायु, उसमें ज्यादा हमें वाष्प देखने के लिए मिलेगा। आप बोलेंगे वाष्प तो दिखता नहीं है, लेकिन हम उसको महसूस तो कर सकते हैं भैया, है ना। अगर हवा आपको छू करके जाएगी आप उसको महसूस तो कर सकते हो कि हवा ठंडी है, अच्छा इसमें पानी है ना। जब नमी बहुत ज्यादा नमी रहती है ना, आप देखते होंगे बारिश के मौसम में आप बाहर निकलिएगा, जब हवा बहती है ना, जब आपको छू करके जाएगी आपको ठंडा जैसा लगेगा, क्योंकि उस टाइम पे उस हवा के अंदर ना काफी ज्यादा मात्रा में क्या होता है, वाष्प होता है। ठीक है, मतलब जो पानी रहता है उसके अंदर वो ज्यादा रहेगा, इसलिए तो हमें ठंडी ठंडी कैसे लगती है ना। और गर्मी के दिन में क्या होता है, वही जो भाप है ना एकदम सूखा सूखा लगता है, जब हमारे शरीर को छू करके जाता है तो अजीब सा लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देखने के लिए वहां पर मिलती हैं, राइट। तो उपरोक्त चर्चा से गरम, नम, ठंडा, शुष्क जैसे शब्द वायु या मौसम की स्थिति को दर्शाते हैं। बिल्कुल सही है, जब गर्मी होती है तो कहते हैं गर्म है, शुष्क इलाका है तो उसको शुष्क कहेंगे, है ना। तो इससे हमें मौसम की जो स्थिति है उसके बारे में पता चलता है। साथ ही उनका संबंध वातावरण में उपस्थित वाष्प से भी होता है। वाष्प का वातावरण कैसा है, अदृश्य घटक। वाष्प वातावरण का क्या है प्यारे बच्चों, अदृश्य घटक है। अदृश्य घटक का मतलब क्या हुआ, जिसको हम देख नहीं सकते। मुझे एक बात बताओ, जो हमारा भाप होता है क्या हम उसको देख सकते हैं, नहीं देख सकते, लेकिन हाँ उसको महसूस, जैसे अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप ना जब पानी गर्म होता रहेगा आपके घर पे, तो आप ना उसके ऊपर एक प्लेट रख देना, ठीक है। प्लेट रखोगे, फिर बाद में आप जब उसको हटाओगे ना, प्लेट के ऊपर देखना पानी की आपको कुछ बूंदे दिखाई देंगी। तो वो पानी की बूंदे क्या है, जब पानी गर्म कर रहे थे ना, गर्म होने की वजह से वो भाप बन के ऊपर जा रहा था, लेकिन प्लेट आ गया बीच में तो वो उस पर जाकर के जमा हो गया, और जब आपने उसको निकाला तो पूरा के पूरा पानी क्या होता है, नीचे की तरफ उधर गिर जाता है। ठीक है, तो वो क्या है, वो पानी ही तो है जो पहले भाप बन करके वो प्लेट में जाकर के चिपक गया है। समझ में आ रहा है। तो वही मैं बात आप लोगों को बता रही हूँ कि वाष्प क्या है, वातावरण का अदृश्य घटक है। जब वाष्प उड़ता हुआ मतलब उड़ता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा ना, आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, किसी भी स्थान के मौसम के बारे में बात करते समय वाष्प का प्रमुखता से विचार किया जाता है। ठीक है, किसी भी स्थान में वर्षा की परिस्थितियां उत्पन्न होने के लिए वातावरण में वाष्प का होना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात आप सभी लोगों ने ऑब्जर्व की होगी, कौन सी बात है ना, फोन सब लोग देखते हैं। ठीक है, फोन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम क्या करते हैं, हम बिस्तर के नीचे या फिर कहीं पर भी ऐसे ऐसे फोन करके एकदम से मतलब पूरा उसमें ऐसे करके देखते रहते हैं। ठीक है, बिस्तर के नीचे चादर ओढ़ लिया। ठीक है, अगर गेम वगैरह बच्चों को खेलना रहता है तो वो जनरली ऐसे ही खेला करते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा जब आपने पूरी चादर ओढ़ ली है तो आपका जो मुंह से सांस निकलेगी ना, ठीक है, इसमें भी वाष्प होता है, तो क्या होगा, आप मोबाइल का जो ये शीशा है ना, आप उस पर देखेंगे कुछ ना कुछ जम गया होगा, आप ऐसे उससे लिखोगे तो लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है। वैसे ही आपने कांच पे भी किया होगा, कांच में भी देखिएगा जब सर्दियां होती है गर्मी में तो ज्यादा आपको नहीं देखने मिलेगा, बट फिर भी देख सकते हो गर्मी में भी, लेकिन ठंडी के दिन में बहुत ज्यादा, ठंडी के दिन में हमारे मुंह से ही वाष्प निकलने लगती है ना। हम लोगों ने ये महसूस भी किया होगा, आप सभी लोगों ने। तो देखो प्यारे दोस्तों, आपको क्या बताना चाहती हूँ, सर्दियों के मौसम में जब कांच के सामने आप जाइएगा, जा करके मुंह से भाप देना। ठीक है, तो जब हम श्वास छोड़ते हैं, ओके, तो क्या होता है, उसके ऊपर ना कुछ ऐसे परत सी जम जाती है, तो वो क्या होता है, वो वाष्प ही तो होता है। हाँ, तो वही बातें यहाँ पे बताई जा रही थी। ठीक है, चलो अब वाष्पीकरण हम जरा समझ लेते हैं क्या होता है वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण ना एक प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है, तो वाष्पीकरण जल का भाप में रूपांतरण होने की प्रक्रिया है। वाष्पीकरण क्या है, तो जो आपका पानी है उसका भाप बनने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, कि देखो वाष्पीकरण कैसे होता है, आप इसका लाइव प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हो। आप अपने घर में पानी गर्म करो, ठीक है, गर्म कर दो,
गैस तेज आंच पे कर दो तो क्या होगा, जो आपका पूरा पानी है ना वो धीरे धीरे करके भाप बन के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जैसे हम चाय बनाते हैं ना, तो जब हम सब कुछ डाल देते हैं तो उसको अगर ज्यादा देर तक खोलाएंगे ना, मतलब ज्यादा देर तक उसको गैस पे रहने दिया तो पूरा जल जल के क्या होता है, वो इत्तू सा बचता है ना, पूरा खत्म। अगर ज्यादा देर तक जलाया ना तो पूरा वो खत्म हो जाएगा। तो गया कहाँ, वो पानी जो था वो कहाँ गया, वो भाप बन करके उड़ गया, ऊपर चला गया। समझ रहे हो? तो यही होती है वाष्पीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, तो जैसे हमने गैस पर देखा ना, वैसे ही हमारे वातावरण में भी होता है। हमारे वातावरण में यानी जो आसपास पानी वगैरह है, जब सूर्य की किरणें पड़ती है ना तो क्या होता है, गर्म हो जाती है वो, और गर्म होने के बाद भाप बन करके चली जाती है ऊपर। तो देखो यहाँ पे वही है, वाष्पीकरण क्या है, जल का भाप में रूपांतर होने की प्रक्रिया है। और सूर्य की उष्मा के कारण क्या होता है, पृथ्वी के पानी का वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। जब सूर्य की उष्मा ऊपर से आती है तो जो पृथ्वी का पानी है वो हमारा वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, और वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है ना प्यारे बच्चों, देखो वाष्पीकरण की प्रक्रिया वातावरण की किस पर निर्भर करती है, समझिएगा, शुष्कता, तापमान एवं वायु के संवेग पर निर्भर करती है। यानी कि अगर तापमान, अगर टेम्परेचर काफी ज्यादा है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेजी से होगी, और अगर टेम्परेचर कम है, मान लीजिए कि सूरज जी आसमान में दिख ही ना रहे, तो क्या होगा, क्या ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो पाएगी? आप सोचो ना, आपने गैस ना जलाया, बस वो जो पानी है ऐसे ले जाकर के गैस पे रख दिया, तो क्या वो वाष्प बन पाएगा? नहीं। वाष्प बनने के लिए उसको गर्म होना भी तो जरूरी है। तो सेम चीज इधर भी है। कौन कौन से फैक्टर्स है, कौन कौन सी चीजें हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो किसके ऊपर ये निर्भर होता है? शुष्कता, ठीक है, तापमान, वायु, इसके ऊपर वो निर्भर होती है। ठीक है, अगर वायु शुष्क एवं गर्म होगी तो क्या होगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है वो बढ़ती है। ठीक है, वाष्पीकरण तेजी से होता है। वैसे ही शुष्क एवं ठंडी वायु हो तो क्या होगी, मतलब शुष्क और ठंडी वायु है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू रहती है। इसके विपरीत यदि वायु नम हो तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। अगर आप लोगों का वायु कैसा है, पहले से ही नम है, ठीक है, उसमें नमी ज्यादा है, तो जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे होगी, है ना, क्योंकि वो वायु भी तो अफेक्ट करेगा ना, उसके अंदर नमी है पहले से। ठीक है, तो मान लो वो गर्म भी हुआ पानी, तो क्या होगा, नमी के कारण, उस वायु के नमी के कारण वो मतलब थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। ठीक है, वो उसको कम कर देगा। तो वही बातें यहाँ पर बताई गई है। यदि वातावरण में वायु के बहने की गति एवं तापमान अधिक हो तो ऐसी परिस्थिति में वाष्पीकरण जो है वो शीघ्र होता है। मतलब जो हवा है वो काफी तेजी से बह रही है, और क्या होगा, जो तापमान है वो भी आपका अधिक है, तो ऐसे में जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से होती है। ठीक है, वायु यदि धीमी गति से बहती है और ठंडी होती है, सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बना करके, तो सुनो मैं जो बता रही हूँ। क्या बोला मैंने कि अगर वायु यदि धीमी गति से बहती है और वो ठंडी होती है, धीमी गति से बह रही है और ठंडी भी है, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होगी, धीमी गति से होगी। ये बात ध्यान रखना। देखो, वायु अगर तेज बहेगी, तापमान भी अधिक होगा, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया जल्दी जल्दी होगी। लेकिन अगर वायु भी धीमी है और तापमान भी कम है, तो फिर इस कंडीशन में वाष्पीकरण की प्रक्रिया स्लो होती है। ठीक है भाई, समझ गए अच्छे से? अच्छा चलो भैया आगे बढ़े। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे वातावरण की आर्द्रता। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बता दिया, वातावरण की आर्द्रता क्या होती है, आइए हम समझते हैं। तो वायु में जो वाष्प की मात्रा है ना, ओके, दैट इज कॉल्ड आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, आर्द्रता के नाम से जानते हैं। वातावरण की शुष्कता अथवा नमी आर्द्रता अर्थात वाष्प के अनुपात पर निर्भर करती है। यानी कि प्यारे बच्चों देखिएगा, वातावरण की जो शुष्कता या फिर नमी है ना, वो किसके ऊपर निर्भर करती है, तो देखिएगा आर्द्रता के, मतलब देखो हमारे वाष्प में, देखो वाष्प की मात्रा वायु की आर्द्रता कहलाती है, यानी किसी भी वायु में कितनी वाष्प की मात्रा है वही उसकी आर्द्रता है। ठीक है, तो देखो वातावरण की जो शुष्कता या फिर नमी है ना, वो किसके ऊपर निर्भर करेगी, तो इसी आर्द्रता यानी वाष्प की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, जैसे हमारी आर्द्रता यानी वाष्प होगी वायु के अंदर, उस प्रकार से वहां का जो क्लाइमेट है, वहां का जो मौसम, मतलब वहां का जो हवा है वो होगा। ठीक है, अच्छा, वायु विशिष्ट तापमान पर विशिष्ट अनुपात में ही वाष्प धारण कर सकती है। देखो भैया, ये भी एक बहुत यहाँ पे विशेष बात है, समझिएगा। जो हमारी हवा है यानी कि जो वायु है ना, आप सोचो कि हर कंडीशन में वो सेम वाष्प को धारण करेगी, तो ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है, ये ना वेरिएबल, मतलब ये इसमें वेरिएंसेस हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, यानी कि चेंजेस। ठीक है, क्या होगा, देखो मतलब तापमान पे ये निर्भर करता है, मैंने आपको पहले ही बताया ना, तो वही बात बताई गई है कि विशिष्ट तापमान पर विशिष्ट अनुपात में ही क्या कर सकती है, वाष्प धारण कर सकती है। कौन, वायु। वायु जैसे जैसे ठंडी होती है उसकी जो वाष्प धारण क्षमता है वो कम होती जाती है, समझ रहे हो। यानी अगर हवा ठंडी रहेगी ना, तो उसकी जो वाष्प
धारण करने की जो क्षमता है वो कम होती जाएगी, लेकिन अगर हवा गर्म है तो इसकी क्षमता बढ़ेगी, इसके अपोजिट में होता है। ठीक है, इसका अर्थ है कि यह है कि गर्म वायु ठंडी वायु की तुलना में अधिक वाष्प धारण करती है ना, जो मैंने आप लोगों को बताया। अगर ठंडी हवा कम वाष्प धारण कर रही है तो गर्म हवा ज्यादा वाष्प धारण करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात है। अच्छा, और आगे बताना जरा ये है कि किसी विशिष्ट तापमान पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसकी वाष्प धारण क्षमता एवं उसमें उपस्थित वाष्प का अनुपात समान हो जाता है, यानी कि उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वाष्प संतृप्त कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि वाष्प संतृप्त किसे कहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि किसी विशेष तापमान पर क्या होता है कि जो वायु है, हवा है, इतनी ठंडी हो जाती है कि उसकी जो वाष्प धारण करने की क्षमता और उसमें उपस्थित जो वाष्प होता है, समझिएगा, उसका अनुपात क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। यानी उसकी क्षमता, सुनो, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने क्या लिया, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं क्या लूं, कुछ नहीं है वैसे। ठीक है, मेरे पास एक गिलास है, मैं ले लेती हूँ, ये लीजिए, मेरे पास एक गिलास है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर मैंने पहले से बता दिया कि इसके अंदर ना 100 ग्राम वायु आ सकता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, इसके अंदर 100 ग्राम जो हवा है वो भरा जा सकता है, बराबर। ठीक है, अब सुनना बड़े ध्यान से। हाँ, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। इसके अंदर कितना ग्राम हवा भरी जा सकती है, 100 ग्राम हवा भरी जा सकती है, और इसके अंदर 100 ग्राम हवा पहले से ही है। सुन रहे हो, मतलब इसके अंदर 100 ग्राम हवा भरी जा सकती है और इसके अंदर 100 ग्राम हवा है, देखो इसके अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, यही कहेंगे, ये कहेंगे वाष्प संतृप्त। तो जैसे मैंने आपको एक गिलास का एग्जाम्पल लेकर के बताया, वैसे आप समझिएगा कि कोई हवा है, ठीक है, वायु है। अब वायु का जो वाष्प धारण करने की क्षमता है, ठीक है, अगर मतलब मान लो कि जो आपकी हवा है उसके अंदर ना पहले से मान लेते हैं यही कि 100 ग्राम उसके अंदर वाष्प आ सकता है, ऐसे हमने मान लिया, बस आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ ताकि आप ये समझ पाओ। ठीक है, उसके अंदर वो जो वायु है ना, उसके अंदर 100 ग्राम तक वायु वाष्प उसके अंदर धारण हो सकता है और उसके अंदर पहले से 100 ग्राम वाष्प है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे, वायु वाष्प संतृप्त कहेंगे, यानी जितनी उसकी क्षमता है ना उतना उसके अंदर है। तो सबसे अच्छी बात यही हो गई कि जितना उसको चाहिए उतना उसके पास है, तो वही होता है हमारा वाष्प संतृप्त। ठीक है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा, आप नहीं भूलोगे ना। चलो ठीक है, ये देखो, हाँ ये समझ लो, देखो जैसे आपको ये स्पॉन्ज लेना है, स्पॉन्ज जानते हो ना, स्पॉन्ज कैसा होता है, आपके घर में बर्तन मांजने के लिए आता होगा ऐसा। ठीक है, अब उसको क्या करना ना, ऐसे करके छन्नी, मतलब अगर हो तो करना वरना छोड़ो, ऐसे करके जो आपका कंटेनर जैसा कुछ होता है ना जिसके अंदर छेद रहेगा, ठीक है, उसके अंदर इसको ये रख देना। अच्छा, रखने के बाद आप क्या करोगे, अब इसके ऊपर ना ऐसे पानी डालना चालू करो। स्पॉन्ज क्या होता है, जो पानी को सोख लेता है, ऐसे पानी डालना चालू करो। ठीक है, तो आप 1 चम्मच डालो, 2 चम्मच डालो, 3 चम्मच डालो, पानी जो है ना नीचे की तरफ नहीं जाएगा, है ना। जब आप बहुत सारा पानी डाल दोगे इसके अंदर, काफी ज्यादा, ठीक है, ऐसे करके आप ये प्रक्रिया दोहराते जाओगे, इसके अंदर जब काफी पानी डाल दोगे ना ये पूरा भर जाएगा। ठीक है, मतलब पानी सोखने की जो इसका क्षमता है ना, देखो पहले क्या हो रहा था, जब हम इसके अंदर पानी डाल रहे थे, है ना, तो ये सोख ले रहा था, क्योंकि 1 चम्मच हमने डाला उतना तक वो सोख सकता है। ठीक है, एक और चम्मच हमने डाल दिया, लो भैया, अब वो भी वो सोख लिया, है ना। तो मान लेते हैं कि इसकी वो पानी सोखने की क्षमता कितनी है, 10 चम्मच की है। मैंने जब 10 चम्मच तक डाला तब तो इसने सोख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जो ही मैंने एक्स्ट्रा डालना चालू किया, 11वां चम्मच जब इसके अंदर मैंने डाला, तो क्या हुआ, ये हुआ कि वो जो पानी था वो अब इधर से बहने लगा, क्योंकि अब जितनी उसकी क्षमता थी ना, आप सोचो ना, मैं इसके अंदर पानी भरे जा रही हूँ, मैंने यहाँ तक पानी भर दिया। ठीक है, जब मैंने यहाँ तक भरा तभी भी पानी मेरा नहीं गिरा, लेकिन जब मैं इसके अपर से अब डालने वाली रहूंगी तो पानी क्या होगा, नीचे की तरफ गिरता जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल में बताया गया, आप समझिएगा, वाष्प संतृप्त वही होता है। ओके, जितनी उसकी क्षमता है उतने उसके अंदर हो। ठीक है, चलो भैया, तो ये स्पॉन्ज का एग्जाम्पल इन लोगों ने लिया था, मतलब स्पॉन्ज की एक्टिविटी बोली गई थी करने के लिए, आप चाहो तो ये कर सकते हो। ठीक है, अब जो इसका भौगोलिक स्पष्टीकरण है, चलिए हम उनको फटाक से समझ लेते हैं। ठीक है, स्पॉन्ज के रिलेटेड तो देखिएगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम मान लेते हैं कि स्पॉन्ज का टुकड़ा वायु समान है। ठीक है, हम ऐसे मान लेते हैं कि स्पॉन्ज का टुकड़ा क्या है, हवा है। ठीक है, मान लिया। फिर स्पॉन्ज का टुकड़ा कितने चम्मच पानी सोख लेता है, तो मान लेते हैं ऐसे एग्जांपल के लिए 10 चम्मच पानी वो सोख लेगा। कितने चम्मच, 10 चम्मच। अच्छा ठीक है, फिर क्या,
लेकिन स्पॉन्ज पूरा गीला होने पर क्या होगा, बूंद बूंद पानी नीचे गिरने लगता है। बिल्कुल सही है, जब स्पॉन्ज पूरा गीला हो जाएगा तो बूंद बूंद करके पानी नीचे गिरेगा ना। कितने चम्मच पानी डालने पर स्पॉन्ज से पानी नीचे गिरने लगता है, तो मान लीजिए 11वां चम्मच हमने डाला तो पानी नीचे गिरने लगता है। तो यह तुम्हारे नोट से पता चल जाएगा कि इसका अर्थ है कि जब स्पॉन्ज की पानी धारण करने की क्षमता पूर्ण हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, संतृप्त हो जाता है। अब वो तृप्त हो जाता है, अब उसको नहीं चाहिए। ठीक है, अब आप एक्स्ट्रा चीज डालोगे, एक्स्ट्रा पानी डालोगे, भैया वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमने बोला हमको तो 10 चम्मच ही चाहिए, लेकिन आप एक्स्ट्रा और डाले जा रहे हो, तो क्या होगा, अब वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, अब वो फेंक देगा उसको, है ना, नीचे की तरफ पानी बहने लगेगा। ठीक है, तो वही बात है। तो इसी तरह जब वायु में स्थित वायु की वाष्प धारण क्षमता से अधिक हो जाता है तो वर्षा अथवा हिम के रूप में धरातल पर आता है। समझे प्यारे बच्चों, समझिए। देखो ये बारिश वगैरह क्यों होती है ना, आप सोचेंगे कि पानी तो हमेशा लगातार जा रहा है, फिर भी कभी कभी बारिश आ जाती है, कभी कभी नहीं आती। तो बारिश क्यों आती है मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने वो स्पॉन्ज में देखा था कि जब एक्स्ट्रा पानी हो गया तो कैसे नीचे की तरफ आने लगा, वैसे ही जब मान लो वायु के अंदर जब ज्यादा पानी हो जाता है ना, अब उसकी क्षमता मान लीजिए है 100 लीटर की। ठीक है, 100 लीटर काफी ज्यादा हो गया, ओके, मान लेते हैं ऐसे 10 लीटर की क्षमता है उसकी, लेकिन अब उसके अंदर पानी चला गया है 20-30 लीटर, 15 लीटर तक। तो क्या होगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे वो स्पॉन्ज ने पानी नीचे की तरफ ढकेलना चालू कर दिया था, ठीक उसी प्रकार से जो हमारा बादल है, जो हमारा वायु है, ठीक है, उसमें से भी पानी नीचे की तरफ आने लगेगा। और इसी प्रकार से क्या होता है, हमारे पृथ्वी के ऊपर, हमारे अर्थ पर बारिश वगैरह देखी जाती है। ठीक है, तो इसी तरह जब वायु में स्थित वाष्प वायु की वाष्प धारण क्षमता से अधिक हो जाता है तो वर्षा अथवा हिम के रूप में धरातल पर आता है। ठीक है, वायु की वाष्प धारण क्षमता वायु के तापमान पर निर्भर करती है। मतलब जो वाष्प धारण क्षमता है वायु की, वो किसके ऊपर निर्भर करती है, तो वायु के तापमान पर निर्भर करती है। मैंने आपको बताया था, तापमान अधिक तो वाष्प ज्यादा धारण करेगी, तापमान कम तो वाष्प कम धारण करेगी। ठीक है, वायु का तापमान जितना अधिक होगा उसकी वाष्प धारण क्षमता और भी अधिक होगी, मैंने आपको बताया है ना, ये हमने पहले भी सीखा था। अब देखिएगा, हमने पहले सीखा है कि वातावरण में जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे वायु ठंडी होती जाती है ना। आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो वायु है, यानी जो हवा है, वो ठंडी होती जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में ठंडी होती है ना। इस नियम के अनुसार वायु जितनी ऊपर जाएगी, सुनना, उतनी उसकी वाष्प धारण क्षमता कम होती जाती है। ठीक है, ये जो नियम हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे जो वायु है वो ठंडी होती जाती है। ठीक है, ठंडी होती जाती है, अच्छी बात है। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो वाष्प जो है वो जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी वैसे वैसे उसका जो क्या बोला था यहाँ पे कि इस नियम के अनुसार वायु जितनी ऊपर जाती जाएगी उसकी जो वाष्प धारण करने की क्षमता है वो कम होती जाएगी। ठीक है, अच्छा चलो यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी लोगों को। ठीक है, और ये देख लो जरा कि हमेशा याद रखो कि सामान्यतः क्या होता है, जनरली आर्द्रता का मापन ग्राम प्रति घन मीटर इकाई में किया जाता है ना। जैसे हम हर चीज को मापते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हाँ ये ग्लास है तो हम इसको ही मापेंगे ना, इसके अंदर कितना पानी है, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर। ठीक है, वैसे ही मुझे क्या करना है, मान लो मुझे यहाँ पे कोई डिस्टेंस मेजर करना है, इसको मैं मापूं ये कितने सेंटीमीटर का है तो मैं स्केल का यूज करूंगी। ठीक उसी प्रकार से ये जो आर्द्रता है यानी वायु के अंदर जो वाष्प है इसको भी मापने के लिए कुछ ना कुछ इकाई होती होगी ना। तो देखिएगा इसको हम कैसे मापते हैं, तो ये ग्राम प्रति घन मीटर इकाई में इसको मेजर किया जाता है। किसी भी तापमान में वायु की आर्द्रता का प्रमाण ग्राम मीटर 0 ग्राम मीटर क्यूबिक होने पर, ये देखो ये क्यूब है यानी कि घन कहते हैं इसको, ठीक है, होने पर वायु शुष्क कहलाती है। और जब 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वायु में वाष्प कितना होता है 30.37 ग्राम घन मीटर होने पर वायु संतृप्त हो जाती है। कहने का मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ, सुन लो एक बार अच्छे से। देखो अगर क्या होगा, आर्द्रता का प्रमाण कितना हो 0 ग्राम प्रति घन मीटर, इसको ऐसे पढ़ना 0 ग्राम प्रति घन मीटर होने पर, ओके, वायु के अंदर जब आर्द्रता का प्रमाण कितना हो, इतना हो 0 ग्राम प्रति घन मीटर होने पर वायु कैसी हो जाती है, वायु को हम शुष्क कहते हैं। लेकिन वहीं अगर वायु के अंदर 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 30 डिग्री सेल्सियस आप जानते हो ना जिसको तापमान टेम्परेचर मेजर करते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस है यहाँ का टेम्परेचर, 5 डिग्री है, 10 डिग्री है, ऐसे करके, तो इतने तापमान पर वायु में वाष्प कितना हो, इतना घन मीटर होने पर, कितना 30.37 ग्राम घन मीटर होने पर वायु कैसी हो जाती है, संतृप्त हो जाती है। इस तापमान पे अगर इतना रहा आर्द्रता इसके अंदर वाष्प, तो क्या बोलेंगे कि वायु जो है वो संतृप्त हो गई, अब इसको नहीं चाहिए भैया, तृप्त हो गए। अब अगर इससे ज्यादा इसके अंदर आर्द्रता गई, वाष्प गया, तो पक्का बारिश होगी। ठीक है, समझ लेना। तो ये चीज याद रखना है आप सभी लोगों को। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, आपसे पूछा जा सकता है कि आर्द्रता को मापने की इकाई क्या है, बताना। ग्राम प्रति घन मीटर में इसको मेजर किया जाता है। और
ये भी याद कर लेना। अच्छा चलो आगे बढ़े, आओ आगे चले। आगे हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो विभिन्न तापमानों पर 1 घन मीटर वायु की वाष्प धारण क्षमता दी हुई है, तालिका का निरीक्षण करो और इसको देखो। ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हो, पूरा कर लेना। ओके चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। हाँ यहाँ पे एक और बात बताऊं आप सभी लोगों को, ये देखो 1 घन मीटर वायु में 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 12.8 ग्राम की वाष्प धारण क्षमता होती है। यदि उस वायु में उतनी ही वाष्प मौजूद हो तो हम क्या कहेंगे कि वायु जो है वो संतृप्त हो गई है। अच्छा, वायु की आर्द्रता भिन्न पद्धतियों से व्यक्त की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं आपको बता दूं एक बार अच्छे से। देखो इसमें ये बात लिखी गई है, क्या लिखी गई है कि 1 घन मीटर वायु में, यानी हमने 1 घन मीटर का वायु, जैसे हम कोई भी, हमारे पास कोई भी चीज होती है तो हम उसको काट करके निकालते हैं। घन मीटर आप समझते हो, देखो घन मीटर ये होता है, ये घन होता है ना आप लोगों का, ठीक है, ऐसे करके देख रहे हो, ऐसे समझ आ रहा है कि नहीं, ऐसे घन होता है ना, ऐसा, ठीक है ऐसे। तो 1 घन मीटर मान लीजिए मैंने वायु का टुकड़ा ले लिया है ना, तो वायु ले लिया और तापमान यहाँ पे देखिएगा ये है 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, है ना। अगर उसमें वाष्प, देखो तापमान पर 12.8 ग्राम की वाष्प धारण क्षमता होती है, ठीक है, यानी जो वायु है इतना एक घन मीटर का, ओके मैंने उसको ले लिया है ना। 15 डिग्री के तापमान पे देख लेना, तापमान इधर उधर नहीं होने चाहिए, 15 डिग्री के तापमान पे उसकी वाष्प धारण करने की क्षमता कितनी होती है भाई, इतनी होती है, 12.8 होती है। और यदि उतनी ही वाष्प उस वायु के अंदर मौजूद है तो हम क्या कहेंगे कि वायु ना संतृप्त हो गई है, संतृप्त बन गई है, ठीक है। तो वही आर्द्रता को मतलब दिखाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पर निरपेक्ष आर्द्रता देखेंगे प्यारे बच्चों, और ये जो सापेक्ष आर्द्रता है ना इसके बारे में हम जानेंगे। अच्छा ये भी देखना है क्या, बिल्कुल है ना, जो भी चीजें दी गई हैं अब आपकी टेक्स्ट बुक में तो उसे पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। मेरी बातें समझ आ रही है कि नहीं, बताना जरा कमेंट सेक्शन में। ओके सारे चैप्टर्स आपके हो जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाओगे आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सिविक्स वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है जरा हम इसको समझ ले। आइए देखो 1 घन मीटर वायु में कितने ग्राम वाष्प है, इससे वायु की निरपेक्ष आर्द्रता की गणना की जाती है। उदाहरण, सागरीय भागों में वायु की निरपेक्ष आर्द्रता स्थलीय भागों की वायु की अपेक्षा अधिक होती है। विषुवत रेखीय प्रदेशों में निरपेक्ष आर्द्रता अधिक होती है तो ध्रुव के पास कम होती जाती है। अब ये निरपेक्ष आर्द्रता क्या है, देखो प्यारे बच्चों, निरपेक्ष आर्द्रता जब हम मापते हैं ना तो हम यहाँ पे टेम्परेचर यानी तापमान को नहीं देखते, बस हम किसकी बात कर रहे हैं, बस हमने 1 घन मीटर वाष्प, 1 घन मीटर हमने वायु लिया, ऐसे करके हमने ये वायु का टुकड़ा ले लिया, समझ लो हमने इतना काट करके ले लिया। ओके तो 1 घन मीटर वायु में कितने ग्राम वाष्प है, अब इसके अंदर कितने ग्राम वाष्प है, इससे वायु की निरपेक्ष आर्द्रता की गणना की जाती है। इसमें हम टेम्परेचर को नहीं देख रहे हैं, बस हम किसकी बात कर रहे हैं, ओनली ये हमने निकाल लिया वायु का टुकड़ा, चाहे जहां का भी, किसी भी स्थान का हमने वायु का टुकड़ा निकाला और फिर इसके अंदर हम देख रहे हैं कि कितनी इसके अंदर वाष्प है, ठीक है। तो जब हम ऐसे करके मेजर करते हैं ना, जितनी भी हमारी आर्द्रता रहेगी इसके अंदर कितनी आर्द्रता है, अगर हमें वो मेजर करना है तो जब हम इस प्रकार से मेजरमेंट करते हैं तो यही हमारा क्या होता है प्यारे दोस्तों, निरपेक्ष आर्द्रता कहलाता है। अच्छा उदाहरण देखेंगे तो सागरीय भागों में क्या होता है, वायु की जो निरपेक्ष आर्द्रता है वो स्थलीय भागों की अपेक्षा अधिक होती है। यानी देखो क्यों यहाँ पे अधिक होती है, सागरीय भागों वाले वायु में क्यों वहां की आर्द्रता सबसे ज्यादा होती है, बिकॉज सागरीय भाग कैसे होते हैं, पूरे पानी पानी होता है, ठीक है। जब पानी पानी रहेगा तो बताना जरा, पानी जो है वो हवा में मिक्स होगा कि नहीं, जब धूप पड़ रही है तो वो हवा में मिक्स हो जाएगा, इसीलिए वहां पर बोला ना कि ये वाली आर्द्रता, क्योंकि हम किसका मेजर कर रहे हैं, ओनली यहाँ पे हम बस वायु में जो स्थित आर्द्रता है बस हम उसका मेजरमेंट कर रहे हैं, तापमान को ना देख रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर जो निरपेक्ष आर्द्रता है वो कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू द कंटिनेंटल एरियाज यानी स्थलीय भाग, ठीक है। और विषुवत रेखीय प्रदेशों में क्या होगा, निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, अधिक होती है, तो ध्रुव के पास कम होती जाती है। अच्छा ध्रुव के पास कम क्यों होती है, क्योंकि ध्रुवीय प्रदेश कैसे है, ठंडे इलाके हैं, है ना। अगर वो ठंडे इलाके हैं तो वहां का जो मतलब देखो पानी, जब मैंने आपको क्या बताया, पानी जब गर्म होगा तभी वो भाप बन के ऊपर जाएगा, भाप बन के ऊपर जाएगा तो हवा में उसकी मिक्सिंग हो जाएगी, है ना, तो वही तो है आर्द्रता। तो देखो अब क्योंकि वो ठंडा प्रदेश है तो वहां पे ज्यादा धूप भी नहीं पड़ेगी, ज्यादा धूप नहीं पड़ेगी तो फिर वो भाप बन करके ज्यादा मात्रा में उड़ेगा भी नहीं, इसीलिए वहां पे निरपेक्ष आर्द्रता कम होती है। लेकिन जो विषुवत रेखीय प्रदेश है, विषुवत रेखीय प्रदेश पता है ना, ये हमारी पृथ्वी है, तो ये वाले जो प्रदेश है विषुवत रेखीय वाले, यहाँ वाले एरियाज, अब क्योंकि यहाँ पे जो सन रेज है, जो सूर्य की किरणें हैं वो तेजी से पड़ती है, इसलिए यहाँ का जो पानी है वो अत्यधिक गर्म होगा और फिर वो वाष्प में जाकर के मिलेगा, इसलिए यहाँ पर जो निरपेक्ष आर्द्रता है वो हमें ज्यादा देखने के लिए मिलता है और दूसरे इलाकों में कम मिलता है, ध्रुवीय प्रदेशों में, ठीक है। तो ये सारी बातें होती हैं, समझ आया। आओ
अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों निरपेक्ष सापेक्ष आर्द्रता की। धरातल पर भूमि एवं जल का वितरण एवं ऋतु के अनुसार भी ऋतु के अनुसार भी निरपेक्ष आर्द्रता पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मैंने बता दिया निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है। ठीक है, तापमान जैसे 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 भी टेम्परेचर रहेगा उस हिसाब से उसमें चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे सागरीय वाले इलाकों में ज्यादा आपको दिखने के लिए मिल रहा है, लेकिन कंटिनेंटल एरियाज में कम मिल रहा है, तो यही इसके पीछे का कुछ कारण हो सकता है। सापेक्ष आर्द्रता, अब देखो प्यारे बच्चों, सापेक्ष आर्द्रता जो है ना वो हम जनरली क्या करते हैं, जो परसेंटेज होता है ना उसमें मेजर करते हैं। ठीक है, यानी हर बार आपको क्या करना है, 100 से ना इसमें गुणा करना पड़ता है। अच्छा, ये कैसे होता है मैं आपको बताऊं। ठीक है, देखो अभी आप 8वीं में हो, है ना, तो आपको इसके ऊपर कुछ पूछा नहीं गया, वरना आपसे यहाँ पे नंबर दे करके पूछता सापेक्ष आर्द्रता बताओ, तो आपको बताना पड़ता। अभी आप छोटे हो ना, तो बस उस लेवल से पढ़ाया जा रहा है। देखिएगा, किसी विशिष्ट तापमान एवं विशिष्ट आयतन वाली वायु की निरपेक्ष आर्द्रता एवं उसी तापमान में वायु की वाष्प धारण क्षमता का अनुपात वायु की सापेक्ष आर्द्रता कहलाती है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फॉर्मूला देख करके समझो। सापेक्ष आर्द्रता हमेशा परसेंटेज में निकालोगे, पहली बात यह है। देखो, आप क्या करोगे, उस वायु को आप लोगे, है ना, तो उसमें देखोगे कि निरपेक्ष आर्द्रता कितनी है। निरपेक्ष आर्द्रता बताया था ना कैसे मेजर किया जाता है, और उसकी वाष्प धारण क्षमता कितनी है वो आपको नीचे लिखना है, बताया मैंने। देखो, निरपेक्ष आर्द्रता को ऊपर लिखोगे और नीचे क्या लिखोगे, वाष्प धारण क्षमता। आप इसको गुणा कर दोगे 100 से, यानी कि निरपेक्ष आर्द्रता और जो वाष्प धारण क्षमता है इसका जो अनुपात होता है ना, जिसको हम परसेंटेज में व्यक्त करते हैं, ठीक है, प्रतिशत में, वही हमारा क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, सापेक्ष आर्द्रता कहलाता है। ठीक है, अब याद रहेगा, भूलोगे नहीं ना। हाँ, ये है आपका सही आंसर। ओके, चलो भैया, ये हमने कर लिया। अब चलो हम आगे बढ़े। ठीक है, समझ में आया ना आप सभी लोगों को, ये फॉर्मूला याद कर लेना। देखो, यहाँ पे वही लिखा गया था, मैं आपको पहले पढ़ के बता। देखो, किसी विशिष्ट तापमान एवं विशिष्ट आयतन वाली वायु की, हमने ले लिया किसी भी, मान लो ये 1 घन मीटर वाला ही, यहाँ पे मतलब सब कुछ एक एक है। ठीक है, इसका लंबाई चौड़ाई ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी 1 घन मीटर मैंने वायु ले लिया, है ना, तो उसकी निरपेक्ष आर्द्रता कितनी है उसको यहाँ पे ऊपर रखो। ठीक है, फिर उसी तापमान में वही तापमान रखना है, तापमान डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तापमान जो है वो सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो उसी तापमान में आप देखो कि उस वायु की वाष्प धारण क्षमता कितनी है, उसे आप नीचे लिखोगे। पहले निरपेक्ष आर्द्रता निकालो, फिर वाष्प धारण क्षमता निकालो, और उसका जो अनुपात रहेगा उसी को हम सापेक्ष आर्द्रता कह देंगे, सिंपल। ठीक है, आओ अब हम यहाँ पे बात करते हैं, किसकी बात करेंगे। हाँ, यहाँ पे थोड़ा ये भी कुछ देख लेते हैं। देखो, तापमान में पड़ने वाले अंतर के अनुसार वाष्प के प्रमाण में भी अंतर हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। साथ ही सापेक्ष आर्द्रता भी बदलती रहती है। सामान्यतः सुबह एवं रात्रि में सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है, और दिन में तापमान अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि अगर तापमान अधिक होगा तो वाष्प धारण क्षमता है, ठीक है, मतलब वो बढ़ी रहेगी। इसके अलावा क्या होगा, जो हमने निरपेक्ष आर्द्रता देखी थी, ठीक है, उसमें हमें वेरिएशन देखने के लिए मिलेंगे, तो वही बातें दी गई हैं। तटीय क्षेत्रों में सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए वहां की वायु कैसी होती है, नम होती है। जो तटीय क्षेत्र होते हैं, यानी जो समुद्री इलाके वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर। ओके, मरुस्थलीय प्रदेशों में सापेक्ष आर्द्रता कैसी होगी भैया, कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि वहां की वायु शुष्क होती है ना, वहां पे पानी का जो सोर्स रहेगा बड़ी मुश्किल से मिलता है। राजस्थान जैसा इलाका, क्योंकि वहां पे बस रेत ही रेत रहती है। ठीक है, आप सोचो राजस्थान के लोग बेचारे कैसे रहते होंगे, है ना। चलिए भैया, ये हो गया, ये भी हमने देख लिया। ओके, और यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, तो ये एक्टिविटी के आधार पे आपको क्या बताया जाएगा। ओके, ये एक्टिविटी के आधार पे आप लोगों को ना संघनन के बारे में बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो चलिए हम संघनन भी एक बार समझ लें, और फिर उसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे, और जो हमारा मेघ एवं मेघों के प्रकार है उनको हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या देख लेते हैं, ये एक एक्टिविटी देख लेते हैं जिससे आपको जो संघनन है यानी कि कॉन्डेंसेशन समझ में आएगा। कंडेंसेशन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। सो लेट्स सी द एक्सपेरिमेंट। क्या करना है एक्सपेरिमेंट में, आप लोगों को एक काम करना है। क्या करना है, आप करते मत बैठ जाना, बस सुन लो। ठीक है, कभी मौका मिले तो करना, वरना ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही गए गैस पे ले जाकर के कुकर चढ़ा दिया, है ना। हमने तो पढ़ा था किताब में, हम तो एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर घर पे आएंगी मम्मी, फिर आपको डांटेंगी, इसलिए कुछ करना मत, बस सुनो। देखो, होता क्या है, अध्यापक विद्यार्थियों के 2 समूह करें। ठीक है, यहां से पढ़ो। प्रेशर कुकर की सीटी निकाल कर रखो। प्रेशर कुकर में थोड़ा पानी भरो, यानी आपको क्या करना है, प्रेशर कुकर लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी भर लेना। अब प्रेशर कुकर को गर्म करो और मुठिया वाला ढक्कन ले लो। मुठिया वाला ढक्कन कैसा होता है बाबू, मतलब कैसे होता है मुठिया वाला ढक्कन, ऐसा होता है, देखो देखो ऐसा, मतलब वो जो ढक्कन होता है वो। ठीक है, हाँ, और क्या करना है, वो जो प्रेशर कुकर है ना उसका सीटी निकाल देना है। ये जो सीटी, अरे भैया कहाँ हो रहा है, देखो रुको रुको रुको,
ये सीटी होता है ना, इसको आप निकाल देना, ठीक है। और फिर उसमें पानी पानी डाल करके उसको गर्म करो और ये मुठिया वाला ढक्कन ले लो, ठीक है। अब क्या करना है, जब पानी उबलने लगता है तो प्रेशर कुकर के ऊपरी हिस्से में जहां से भाप निकल रही है ना, वहां से आपको क्या करना है, थोड़ा जो ढक्कन है उससे दूरी पे, देखो इस प्रकार से ऐसे करके रखना है, ठीक है। और फिर आप निरीक्षण करो कि आपको क्या दिखाई देता है। आप ले लेना ढक्कन, वो भाप निकलता रहेगा, आप उसको उस पर लगाए रखना, फिर देखना क्या होता है। क्या होगा बताना जरा। क्या होगा, तो आपको ये पता चलेगा कि पानी गर्म होने पर पानी की क्या बनती है, भाप बनती है, जो हमें दिखाई नहीं देती। और यदि वह भाप क्या हो जाए, ठंडे ढक्कन पर पड़े, जैसे वो ढक्कन पे पड़ रही थी, तो क्या होगा, गर्म वाष्प का पानी में रूपांतरण हो जाता है ना। होगा कि नहीं, जैसे वो पानी गर्म करने के लिए रख दो, फिर उसके ऊपर ढक्कन रख दो, तो जो भाप बन बन करके उड़ेगा वो ढक्कन पे जाके चिपक जाएगा। जब आप ढक्कन को ऐसे टेढ़ा करोगे, आपको दिखेगा पानी नीचे की तरफ गिर रहा है, तो वो पानी है क्या, पहले वो भाप बना, भाप बन करके ऊपर जाने की कोशिश की, उसमें जाकर के चिपक गया, फिर से वो पानी बन गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब वो ठंडे के संपर्क में आएगा ना, ठंडे ढक्कन के संपर्क में आएगा, तो फिर वो वापस से अपना जो उसका पुराना वाला रूप था वो उसी को ले लेता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। अच्छा चलो, ये तो समझ में आ गया। अब एक और एक्टिविटी करेंगे जो आप सभी लोगों ने किया होगा, है ना। मैं छोटी थी ना, मतलब मैंने ये सारी चीजें बहुत देखी है अपने लाइफ में, आप लोगों ने भी देखी होगी, मैंने नहीं, सारे बच्चे देखते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें आपको बता रही हूँ, ये सारी चीजें सारे बच्चों ने ऑब्जर्व किया होगा। देखो, आप बर्फ ले लो या फिर फ्रिज का ठंडा पानी ले लेना, ठीक है। अभी आप फ्रिज का ठंडा पानी ले लो, पानी से भी वो हो जाता है, या फिर बर्फ भी ले सकते हो। तो ये ग्लास लेना, ठीक है, कोई भी कांच का ग्लास ले लो, ऐसा स्टील का ले लो, स्टील के ऊपर भी जमता है, मैंने देखा है ग्लास, इन लोगों ने ग्लास लिया है, ठीक है, ग्लास भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। अब इसके अंदर ना आपको बर्फ के टुकड़े डालना है या फिर ठंडा पानी, कोई भी डाल देना, ठीक है। आप ठंडा पानी डाल देना, ठीक है। ठंडा पानी जितने हिस्से पे आप डाले रहोगे ना, उतना हिस्से पे आप देखोगे पूरा इस प्रकार से कुछ ना कुछ आपको भाप जैसा जमा हुआ दिखाई देगा। ओके, आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, 100% ये होता ही है, आप देखिएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसके ऊपर ना वो आकर के जमा हो जाता है, कुछ आपको धुंधला धुंधला दिखने लगेगा। जितना पानी, अगर आपने पूरा ग्लास भर के पानी डाल दिया, पूरा यहाँ तक आपको वो धुंधला धुंधला जमा हुआ दिखाई देगा। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये सब क्या है, कभी आपने सोचा है? मैं बताती हूँ। देखो, जैसे कि हमारे आसपास पूरी हवा बिखरी हुई है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो मेरे आसपास हर जगह, है ना, पूरा पूरा जगह क्या है, हवा है। अगर हवा ना होती तो मैं ऐसे बोल नहीं पाती, मेरे सांस अटक जाती, ठीक है। मतलब यहाँ पे हवा है, भले ये कमरा बंद है, लेकिन यहाँ पे हवा है, तभी तो मैं सांस ले पा रही हूँ ना। हवा नहीं होती तो मैं सांस नहीं ले पाती, ठीक है। तो क्या बता रही हूँ मैं आपको, देखिए आप क्या करोगे, हाँ, तो ये ग्लास में आपने ठंडा पानी डाल दिया, ठीक है, पानी डाल दिया, तो उसके कुछ समय बाद आपको वो पानी पूरा ऐसे इसके ऊपर कुछ कुछ भाप जैसा बनता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। तो वो एक्चुअल में है क्या, तो हमारे पास, हमारे आसपास जो हवा है, अब उसके अंदर पानी है ना। हवा के अंदर अभी भी पड़ा, तो हवा के अंदर नमी होती है, भले ही कम या फिर ज्यादा, लेकिन आर्द्रता होती है, उसके अंदर वाष्प होती है ना। तो ये जो मेरे आसपास हवा है ना, वो क्या होगा, वो आसपास घूम रहा है। तो जब वो ठंडे के संपर्क में आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने पानी डाला है वो कैसा है, ठंडा है, तो जब वो ठंडे के संपर्क में आएगा, तो वो जो पहले भाप बन करके इधर उधर घूम रहा था उस हवा के साथ, वो आकर के इसके अंदर, इसके संपर्क में आने की वजह से वापस से वो पानी जैसा बन जाएगा। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? तो वही बात यहाँ पर ये एक्टिविटी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे ना आपको संगणन बताना है। संगणन आप समझोगे तभी आपको मेघों के बारे में पता चलेगा, जो बादल होते हैं, बादल कैसे बनते हैं, कैसे उनसे बारिश होती है। जब ये चीज समझ पाओगे तभी आप आगे की भी चीजें समझ पाओगे, एक दूसरे से ये सभी इंटरलिंक है ना। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे वही बात दी गई है, आप इसको, हाँ ये देखो, ये बच्चों ने कर दिया ना, तो क्या होगा, पानी की बूंदे जो हैं, ये देखो इसके ऊपर आकर के ग्लास के ऊपर आपको इकट्ठी हुई दिखाई देंगी। क्यों ऐसा, तो देखो थोड़ी देर में ही पानी की बूंदे गिलास के बाहरी भाग में क्या होते हैं, जमा होती दिखाई देंगी। और वायु के वाष्प ठंडी सतह के संपर्क में आने से क्या होता है, उसका जो उसका क्या हो जाता है, संघनन हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है, राइट। एवं गिलास के बाहरी भाग में पानी की बूंदे जो है वो उसमें जमा हो जाती है। समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा दिखेगा, ये सब पानी के बूंदे हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को संघनन कहते हैं, ठीक है। संघनन समझ में आया, यानी जो वाष्प थी पहले, लेकिन जब वो ठंडे के संपर्क में आई तो क्या हो गया, वो पानी के रूप में परिवर्तित हो गई। सेम चीज तो बादलों के साथ भी होता है ना, वाष्प बन करके ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो जाता है वो ऊपर, तो जाकर के वो ठंडा हो जाता है, वो जो वाष्प है ना उसका संघनन हो जाता है, और संघनन होने के बाद बारिश की बूंदे हमारे पृथ्वी पर पड़ती हैं। समझे? आओ
अब मैं आपको बताती हूँ संघनन यानी कि द्रवण के बारे में। वही मैं आपको ऊपर भी बता रही थी, एक बार हम फिर से इस चीज को समझ लेते हैं, है ना। तो देखिएगा वातावरण में गैसीय अवस्था की वाष्प का द्रव रूप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को द्रवण कहते हैं। द्रवण किसको कहते हैं, आप देखेंगे संघनन है, द्रवण है। तो संघनन और द्रवण किसको कहा जाता है, तो द्रवण हम किसको कहते हैं, देखो जब कोई गैसीय अवस्था में चीज है ना। देखो वातावरण में गैसीय अवस्था की वाष्प, मतलब जो गैसीय अवस्था में वाष्प जो इधर उधर घूम रही है, जब वो द्रव रूप में परिवर्तित हो जाती है तो उसी चीज को हम द्रवण कहते हैं, जैसे अभी ऊपर वाले में हुआ था, है ना। और साथ ही वातावरण में वाष्प के घन रूप में परिवर्तन को संघनन कहते हैं। यानी जो वातावरण में वाष्प है भाई, है ना, जब वो हमारा क्या होता है, वो अपने रूप को बदल लेता है, ठीक है। वातावरण में वाष्प है बराबर। अब जब क्या होगा, जब वो ठंडे के संपर्क में आएगा या फिर किसी कारणवश जब वो अपने रूप को बदल लेगा, या तो द्रव हो जाएगा, ठीक है, वाष्प है पहले से, है ना, या तो वो द्रव बन जाएगा या फिर ठोस में जब परिवर्तित हो जाएगा तो उसी चीज को हम लोग संघनन कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, वायु का तापमान कम होने पर वायु की वाष्प धारण क्षमता कम हो जाती है। यानी जब वायु का तापमान कम होगा तो वायु की वाष्प धारण क्षमता कम हो जाती है। वायु की सापेक्ष आर्द्रता, समझिएगा, जब हमारे वायु की सापेक्ष आर्द्रता कहां पर होगी, 100% होने पर वाष्प का द्रवण होने लगता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। और उस समय क्या होता है, ओस बिंदु तापमान पर पहुंचना वायु का आवश्यक हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये ओस बिंदु तापमान क्या होता है, तो ओस बिंदु तापमान मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे आप ठंडी के दिनों में ओस देखते होंगे, कोहरा वगैरह, है ना, तो वही है ओस बिंदु तापमान, यानी वो पॉइंट, वो तापमान का वो पॉइंट जिस पर ओस की बूंदें निर्माण होने लगती हैं, ठीक है, तो वही है हमारा। ओके, आइए, द्रवण हेतु तापमान का कम होना और सापेक्ष आर्द्रता बढ़ना आवश्यक है। यानी अगर आपको द्रवण करवाना है तो उस टाइम पे जो तापमान है वो कम होना चाहिए। इसके अलावा जो सापेक्ष आर्द्रता है वो बढ़ना बहुत आवश्यक है। खुले वातावरण में सूक्ष्म कणों के चारों ओर धूल के कण, लवण इत्यादि होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब देखना यहाँ पे ओस, तुषार, कोहरा ये जमीन से सटकर तो वही मेघ भूमि से दूर आकाश में पाए जाने वाले द्रवण के रूपक है। जैसा द्रवण मैंने आपको बताया, तो देखो ये जो ओस हम देखते हैं या फिर कोहरा देखते हैं, तुषार देखते हैं, है ना, ठंडी के सीजन में हमें ये ज्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये तो हमें जमीन पर दिखाई देती है ना, कि क्या हो रहा है, जो पानी है वो द्रवण के रूप में बदलते जा रहा है। आप देखेंगे जब ठंडी का सीजन आएगा ना, आप देखिएगा ओस गिरने लगता है, अभी हमारे यहाँ पे भी दिखाई देता है कभी कभी। ओके, तो आप जब सुबह उठ के जाएंगे ना खेतों वगैरह में या फिर कहीं पर भी, आप देखिएगा रात को ना आप रख देना, क्या रख दोगे, कोई भी चीज आप प्लेट वगैरह रख देना, सुबह उठ के देखोगे ना उसके अंदर पानी की बूंदे आगे रहेंगी। तो पानी की बूंदे क्या है, वही कहते हैं ना, ओस गिर रहा है, ओस गिर रहा है, ओस गिर रहा है। तो हमें दिखता है वो कुंवरे जैसा, ऐसा धुंधला धुंधला दिखता है, ऐसा लगता है धुआं है, पर वो धुआं नहीं होता, उसके अंदर पानी होती है, तभी तो वो पानी जाकर के जमा हो जाता है। पहले हम खेतों में हमारे खेतों में गोभी वगैरह ठंडी के सीजन में लगाए रहते थे ना, तो क्या करते थे, जाते थे तो वो देखते थे हम लोग, क्या देखते थे, वही गोभी के जो पत्ते वगैरह होते थे ना उसके ऊपर वो बूंदे पड़ी रहती थी, तो कहते थे ये ओस की बूंदे हैं, ओस की बूंदे लगाया करते थे। मतलब अगर आपको कहीं पे ऐसे, वैसे गांव में तो अलग अलग मान्यताएं होती हैं, ठीक है, तो वही सारी चीजें हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारे गांव में क्या होता था, अब चलो मैं आपको बता ही देती हूँ, जैसे आप लोग के गांव में भी ऐसा होता होगा, ठीक है। किसी बच्चे का जो नोज है ना, इसको हम लोग क्या करते थे, इसमें छिदवाते हैं ना नोज की, उसमें नोज रिंग पहनेंगे बच्चे, है ना, नाक में पहनेंगे, तो वो छिदवाते थे, ठीक है। तो किसी का नोज रिंग जो है वो पहन ना पाए या फिर किसी वजह से इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, तो क्या कहते थे, जब ओस की बूंदे, या फिर कान आप छिदवा रहे हो, ठीक है, कान आपका पक गया, ठीक है, या फिर आप मतलब कुछ इसमें प्रॉब्लम हो गई ना कान में, कान छिदने की वजह से, तो क्या कहते थे गांव में लोग कि जब ओस की बूंदे कान पे लगाओगे ना तो ठीक हो जाएंगे, और हम जा करके लगाया भी करते थे, ठीक है। तो ये अलग अलग मान्यताएं होती हैं, वही है, ठीक है। तो ये जमीन से सटकर होता है, और जो मेघ होते हैं वो भूमि से दूर आकाश में पाए जाते हैं द्रवण के रूप में, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो हमने ये संघनन को पढ़ लिया है, ठीक। तो यहां तक मैं अभी रुकने वाली हूं, क्योंकि अब ये जो बादलों के प्रकार है ना, बादल, ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़े तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप भी थक गए होंगे, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। और सारे चैप्टर्स तो कंप्लीटेड हैं, जाकर के पढ़ाई करो, ठीक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, चलो बाय बाय एवरीवन।